जब भी हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड आई के बारे में, कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं जो इन सब चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। हमेशा उन्हें ये महसूस होता है जब भी वो कहीं अंधेरे रास्तों से गुजर रहे होते हैं या फिर किसी घने पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते हैं या कोई ऐसी रात जो अमावस्या की हो, जिस रात भूत प्रेत डायन इनकी ताकतें बिल्कुल ही पीक पे हो। ये लोग महसूस कर पाते हैं कि इनके आगे पीछे कोई ना कोई एंटिटी घूम रही है। हमारी एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है वृंदा के पास ये ताकत थी। उन्हें पता भी था कि वो चीज़ों को महसूस कर पाती हैं, वो रीडिंग भी दे पाती थी। उन्हें मालूम था कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ लोगों के भले के लिए, वो चीज़ें एक्चुअली में हैं। फिर उनकी ज़िंदगी ने ली एक करवट और उन्हें ये चीज़ महसूस हुई कि जिस चीज़ को मैं अभी तक शक्ति समझ रही थी वो एक श्राप है। वृंदा ने बताया कि अक्षय, मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। मेरी फैमिली पंजाब से है, लेकिन वक्त के साथ हम लोग दिल्ली मूव हो गए थे। इन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में नहीं बताई क्योंकि ये चीज़ें हाइड रखना चाहती थी। तो इन्होंने बस ये बताया कि शुरू से मेरे पास ये शक्तियाँ थी, मुझे पता था, मेरी बहन मैं हम शुरू से ही श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमने गुरु दीक्षा भी ले रखी है। हमारे घर में सारी चीज़ें स्पिरिचुअल के हिसाब से चलती है। दिन रात भजन और कीर्तन यही चलता है हमारे घर में। और इन्हें पता था कि मेरे साथ ये शक्तियाँ चलती है कि मैं रीडिंग दे पाती हूँ, जो लोग होते हैं उन्हें चीज़ें बता पाती हूँ और मुझे पहले से ही चीज़ों का आभास हो जाता है। इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि ये बात है 2016 की, जब ये घटना शुरू हुई। कभी कभी इंसान इस चीज़ का घमंड रखने लगता है अपने अंदर कि मेरे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। वही वृंदा के साथ हुआ 2016 में। इनकी एक दोस्त जिनका नाम इन्होंने हाइड रखा और हमारे सामने रिक्वेस्ट करी कि आप खुद से एक नाम सजेस्ट कर लो, तो हम एक नाम उन्हें देते हैं, पार्वती, जो कि दिल्ली की रहने वाली थी, अपने मम्मी पापा के साथ एक लौती बेटी। पार्वती ने कॉल करा सीधा वृंदा को और बताया कि हमारे घर में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से पापा बहुत बीमार रहते हैं। कभी ना कभी इस चीज़ का एहसास होता है कि पापा रात को चिल्लाना शुरू कर देते हैं, घर में एंटिटीज महसूस होती है। तो वृंदा को इनवाइट करा गया कि एक बार घर में आ और बहन एक बार देख क्या है, तेरे हिसाब से तुझे क्या लग रहा है। वृंदा अपनी दोस्त के घर गई। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चैनलाइज की, अपने एक शक्ति सोर्स से ये चीज़ पता करी कि इस घर में कोई ना कोई दिक्कत तो है। तो वृंदा ने जब अपनी तरफ से रीडिंग दी तो इनके घर में ये चीज़ बताई कि कुछ पेड़ से रिलेटेड है, कि कुछ टाइम पहले तुम्हारे पापा कुछ लोगों के साथ पेड़ के पास गए थे और पेड़ से रिलेटेड कोई एंटिटी है जो आपके घर में आ गई है। वो पूजा पाठ करवाने से ठीक होगी, मैंने ये चीज़ बता दी है। अब आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि एक्चुअली में पेड़ वाला इंसिडेंट हुआ कब है। वृंदा ये बता के अपने घर पे आ गई। इनके घर में बातचीत चली, पार्वती के घर में उनके रिलेटिव्स बैठे और बातचीत करने के बाद इन्हें ध्यान आता है एक हफ्ते पहले ये लोग एक शादी अटेंड करने गए थे जहाँ पर इनके पापा ने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ के ड्रिंक की थी। वहाँ से वो एंटिटी इनके साथ आ गई थी। तो पार्वती ने सबसे पहला काम क्या किया, वृंदा को कॉल किया और वृंदा को बताया कि हाँ वृंदा, जैसा कि तूने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मेरे पापा कुछ लोगों के साथ ड्रिंक कर रहे थे पेड़ के नीचे, हम कहीं गाँव में शादी अटेंड करने गए थे, वहाँ से शायद वो एंटिटी आ गई है। वृंदा ने पार्वती को इस चीज़ की सहानुभूति दी और ये बोला कि आप पूजा पाठ करवा लो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्वती ने अपने घर पर पूजा पाठ करवाई और सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, पार्वती के घर वाले एक दिन गांव गए होंगे। पार्वती नहीं जा पाई क्योंकि उनका जो पेट है वो घर में था। पार्वती का रोते रोते कॉल आता है सीधा वृंदा के पास। अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 महीने 5 महीने बीते होंगे इन सारी चीज़ों को होते हुए, जो इससे पहले वाला इंसिडेंट हुआ था। वृंदा ने कॉल पिक किया और पार्वती चिल्ला चिल्ला के बताना शुरू करती कि बहन प्लीज़ घर पे आ जा, जितनी जल्दी हो सके घर पे आ जा बहन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर पे कुछ है। वृंदा ने इस चीज़ को सुना और फिर उन्हें ऐसा लगा कि इन्होंने पूजा पाठ करवा ली, फिर भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। बस पार्वती ने कॉल पर वृंदा को यह बताया था कि मेरा जो पेट है वो एक ही तरफ देखे जा रहा है और भौंके जा रहा है, जिस वजह से उसकी आंखें बहुत बुरी तरीके से लाल हो चुकी है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि घर में कोई ना कोई एंटिटी है, कोई काला साया है जो इधर उधर घूम रहा है। वृंदा वक्त न बर्बाद करते सीधा
पहुंचती है पार्वती के घर पे और पार्वती को कहती है कि बहन मुझे थोड़ा सा पानी दे दे पीने के लिए। पार्वती पानी लेके आती है और पार्वती खुद से बोलती है कि मैं थोड़ी देर एक काम करती हूँ, इस पैट को ना खाना देती हूँ, फिर मैं तेरे को बताती हूँ हुआ क्या है या फिर हो क्या रहा है। जैसे ही पार्वती वृंदा को कमरे में छोड़ के अकेली चली जाती है अपने पैट के पास, वृंदा वहाँ पर पानी को देख रही होती है और पीने की कोशिश कर रही होती है। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे आगे पीछे कोई एंटिटी है। उन्हें महसूस होता है कि कोई आगे पीछे से निकल के गया है। लाइट हल्की सी फ्लक्चुएट होती है और कोई उनके पीछे से भागता हुआ निकला, कान में कुछ ऐसी अभद्र भाषा बोल के जैसे वो जो एंटिटी थी वो चैलेंज देने की कोशिश कर रही थी। वृंदा को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि सीरियसली यहाँ पर कोई एंटिटी है। तो वृंदा ने सीधा बोल दिया कि तुझे क्या लग रहा है मैं डर जाऊंगी? मैं अपने श्री कृष्ण पे बहुत भरोसा रखती हूँ और अगर तेरे बस की है ना तो सामने आके दिखा। वृंदा का ये बोलना था और वो जो एंटिटी थी वो बस अचानक से गायब सी हुई। वृंदा को लगा कि ठीक है मैंने बोल दिया भगवान के दम पे, तो वो एंटिटी वहाँ से चली गई होगी। वृंदा जैसे ही पानी का गिलास पीने के लिए उठाती है, ऊपर देखती है सामने वही एंटिटी वहाँ पर खड़ी होती है। वृंदा ने बताया कि एक काली परछाई जिसके मुंह से जैसे रक्त सा गिर रहा है, उसकी आंखें भट्ट लाल है और मतलब एक क्रीपी सी स्माइल। वृंदा ने बस देखा और एकदम से जैसा होता ना कि मंत्र बोलने के लिए वो आंख बंद करके खोलती है, वहां से परछाई गायब हो चुकी थी। उन्होंने पानी की तरफ देखा, एकदम से लेफ्ट में देखा, वहां पर एक खिड़की थी। खिड़की के बाहर जैसे और घर वगैरह होते हैं, कुछ पेड़ वगैरह होते हैं। इनकी नज़र पड़ती है कि उस खिड़की पर वही काला साया खड़ा है और ग्लास को देखकर, जो पानी का ग्लास था उसे देखकर बस कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं। वृंदा उसी टाइम समझ गई कि इनके घर का पानी भी मेरे लिए पीना ठीक नहीं है। उन्होंने क्या करा, पानी का ग्लास साइड में रखा और उन्होंने सीधा पार्वती को आवाज़ लगाई। पार्वती वहाँ पर आती है तो वृंदा ने साफ बता दिया कि देख बहन तेरे घर में दिक्कत है और वो काला साया जो है वो तेरे घर में घूम रहा है, तो तेरे को दोबारा पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। तो वृंदा का ये डिसीजन था कि इसके घर वाले 2-4 घंटे में आ जाएंगे, तब तक मैं इनके घर पे रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वृंदा ने अपने घर पे फ़ोन किया, अपने घर पे सारी सिचुएशन बताई कि पार्वती डर रही थी, वो अकेली थी, तो मैं यहाँ पर आ गई। घर वालों ने बोला कि ठीक है टाइम से घर आ जाना। जब पार्वती के घर वाले घर पर आ गए तब वृंदा वहाँ से अपने घर पे आई। उसके बाद फिर पार्वती ने अपने घर पे पूजा पाठ करवा ली और धीरे धीरे चीज़ें उनके घर पे ठीक हो गई। ये घटना 2016 से 2017 के बीच में हुई थी। अब वृंदा अपने घर पे आ गई और ऐसा लगा जैसे वृंदा ने उस एंटिटी को, उस साये को चैलेंज किया था, इसलिए वो वृंदा के साथ साथ इनके घर पे आ गई। अब यहाँ से पार्वती के घर का सब कुछ ठीक हो गया। अब देखिए वृंदा के साथ 2016, 17, 18, 19, 20 तक क्या क्या हुआ। वृंदा यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग में हाईलाइट करती है कि अक्षय, मैं और मेरी बहन भक्त हैं, जैसे कि पहले बताया पूरे दिन भजन कीर्तन सब कुछ चलते हैं। हम अपने ऑरा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं और हम इन सब चीज़ों से नहीं डरते। इन्हें महसूस होना शुरू होता है कि इनके घर में कुछ ना कुछ है। जब भी ये किचन में काम कर रही है तो कोई परछाई आगे पीछे से निकल जाती है। इनके साथ तो हुआ फिर हुआ इनकी बहन के साथ। 2017-18 में इनकी बहन के साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। वृंदा ने ये चीज़ बताई हमें कि अक्षय हुआ क्या, मेरी बहन कभी कभार लेट सोया करती थी, मम्मी पापा के साथ बैठ के सीरियल देखा करती थी और मेरी आदत थी कि मैं सीधा बेड पे लेटूंगी और सोऊंगी, भगवान का नाम लेते लेते कब मैं सो जाऊंगी पता नहीं चलता। मेरी बहन अचानक से कमरे में आती है और उसकी नज़र पड़ती है सामने। उसने देखा कि एक कुर्सी है, उस कुर्सी के ऊपर मैं बैठी हूँ और मेरी आंखें जो है पूरी लाल हो चुकी है, मेरे नाखून धरती को छू रहे हैं, मेरे बाल धरती को छू रहे हैं, हालांकि मेरे बाल लंबे हैं। पर ये जो मेरी बहन ने देखा वो बुरी तरीके से डर गई। तभी वृंदा जो एक्चुअली में बेड पे लेटी थी, उन्होंने करवट ली और इनकी बहन ने जैसे ही देखा कि मेरी एक्चुअल में बहन यहाँ पर है तो ये कौन है, उन्होंने इधर देखा, वो एंटिटी वहाँ से जा चुकी थी। इनकी छोटी बहन भागी भागी जाती है, वृंदा को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वृंदा समझ गई थी कि शायद वो जो एंटिटी जिसे ये चैलेंज दे के आई थी वो इनके घर में आ गई है। फिर इनके साथ भी ऐसे ही होना शुरू हुआ। ये किचन में काम कर रही है तो अचानक से पीछे से कोई निकला, बोलता बोलता वहाँ से चला गया। वृंदा जब तक समझ पाती, पीछे देखती, तब तक वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर दूसरा हादसा दोबारा वृंदा की छोटी बहन के साथ हुआ। इनकी छोटी बहन किचन में काम कर रही थी,
तभी अचानक से वृंदा वहाँ पे आती है और बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इनकी बहन ने वृंदा को बोला कि ठीक है, अगर मार्केट जा रही है तो कोई नहीं, मार्केट चली जा, अगर मुझे कोई ज़रूरत लगी तो मैं कॉल कर लूँगी, वरना तेरे को लगता है कुछ पूछना हो तो तू पूछ लियो। वृंदा वहाँ से गेट से निकल के घर के बाहर चली गई और इनकी छोटी बहन जाती है कमरे में, जाके वो सोचती है कि मैं थोड़ा टीवी वगैरह देख लूँ। वहाँ पर जब वो जाती है तो देखती है वृंदा वहाँ पर बैठी हुई है। ये सीधा वृंदा के पास जाती है और पूछती है इनकी छोटी बहन कि तू तो बाहर गई थी मार्केट, तू यहाँ क्या कर रही है। वृंदा को समझने में कुछ सेकंड लगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसके बाद फिर जो घर में घटनाएं थी वो बढ़ती चली गई। होता क्या था, वृंदा सो रही है बेड पे और अचानक से कोई भागता भागता निकला। वृंदा पीछा करने के लिए उठी और भागी तो देखती है कि कोई कूद गया सीधा बालकनी से। ये जाके देखती है कि कहीं मेरी छोटी बहन के साथ कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, फिर ऐसा दिमाग में आता है। जाके देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं। इनके घर में छोटे बच्चे घूमने स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। अब वृंदा को ऐसा लगने लगा कि मैं जनता की मदद करती हूँ, जनता को बताती हूँ कि रीडिंग में क्या चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं वो एंटिटीज़ मेरे घर तो नहीं आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना एक कोने में ये बसा होता है कि यार मैंने पार्वती की मदद की थी और उसकी घर की एंटिटी को मैंने कहा था कि अगर तेरे में दम है ना तो तू कुछ करके दिखा, तो वही एंटिटी पक्का दूसरी एंटिटीज़ को पकड़ पकड़ के घर में लेके आ रही है। वृंदा इस चीज़ से परेशान होने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 1920 2016 के बाद सीधा 1920 आ गया। बार बार काले साए महसूस होने शुरू हो गए। इन्होंने क्या करा, पूजा पाठ बढ़ा दी, लेकिन अभी वो चीज़ें होनी बाकी थी जिनकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही थी कि वृंदा हो चुकी थी परेशान। 2020 में एक डिसीजन लेती हैं कि मेरे को कम से कम 4 साल हो गए हैं मैं अपने पंजाब वाले गाँव में नहीं गई हूँ, तो वहाँ पर मैं जाती हूँ, मौसी के वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आती हूँ। ये अपनी बहन को बोलती है, छोटी बहन को, कि देख मैं पंजाब जा रही हूँ, अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, और थोड़े टाइम वहाँ पे रह के आएंगे क्योंकि बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। ये सारी चीज़ें इनके और इनकी छोटी बहन के साथ हो रही थी। इनके घर में किसी को और पता ही नहीं था, मम्मी पापा को कोई आइडिया ही नहीं था। दोनों बहनें सीधा पंजाब के पिंड में आ जाती हैं। अब जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की वैसे ही मैं बताऊँगा। इन्होंने बताया कि पिंड में आने के बाद मौसा मौसी के वहाँ पर हम गए, और ये खुद इस चीज़ को मेंशन कर रही है कि अक्षय पिंड में ये चीज़ बहुत फेमस थी। इन्होंने जैसे अपनी थोड़ी सी तारीफ़ की, ये बताया कि मेरा नैन नक्श थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा रंग अच्छा है, और क्योंकि मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ तो मैं थोड़ा पहनावा भी वैसे ही रखती हूँ। पूरे पिंड में पता था कि एक सुंदर सी लड़की इस घर में रहती है। मतलब मैं मौसा मौसी के पास जब भी जाती थी तो थोड़ा पिंड में इस बात का जिक्र होता था, तो मौसा मौसी मेरे को थोड़ा सा बोलते थे कि बेटा शाम को बाहर मत निकलियो या फिर ऐसे वैसे। और इनके पिंड में 2-3 औरतें थी जिनको डायन कहा जाता था, जो काला जादू किया करती थी। तो मौसा मौसी हमेशा वृंदा को सतर्क करते थे कि थोड़ा सा देख के, और ये डायन, काला जादू, टोटका सब कुछ होता है। हालांकि वृंदा एंटिटीज़ को तो मानती थी, लेकिन इंसान का करा काला जादू थोड़ा सा बिलीव कम था वृंदा को। एक शाम वृंदा निकलती है, कुछ सामान लेने के लिए ही बाहर निकली थी। अचानक से इनकी नज़र पड़ती है, मौसा मौसी जिस औरत के बारे में बताते थे, जो बुजुर्ग औरत थी, उस औरत की नज़र पड़ी वृंदा पे, और उस औरत ने एक स्माइल दी और वो औरत वहाँ से चली गई। वृंदा को उसी टाइम बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। अगर आप एक साइकिक रीडर हो, आपको पता चल जाता है कि आपके साथ एकदम से कोई झटका हुआ है। फिर इन्हें ऐसा लगा, अरे यार सिर्फ एक बुजुर्ग औरत ने मुझे देख के मुस्कुराया है, जिसके बारे में गाँव में अफवाह है, ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि ये डायन है या चुड़ैल है। बस उसने देखा और वृंदा अपने आप सामान लेके घर पे वापस आ गई। वृंदा ने किसी को नहीं बताया, और बताना ज़रूरी भी नहीं था। अगर मुझे भी कोई मार्केट में खड़ा होकर घूर रहा होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं घर जाके बता दूं कि आज मुझे कोई घूर रहा था। वृंदा ने घर पे कुछ भी नहीं बताया। अब इन्होंने आगे बताया कि एक चीज़ थी कि जैसे ये पंजाब में उस पिंड में गई ना, जिस दिन ये मौसा मौसी के घर गई थी, उसी दिन इनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन वृंदा ने अपनी रिकॉर्डिंग में इस चीज़ को मेंशन किया कि मुझे ऐसा लग रहा था अक्षय ट्रैवलिंग की वजह से मेरा शरीर बहुत टूट गया है। इनकी हालत बहुत ख़राब थी। इस दौरान इन्हें अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया गया। 2 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया गया, जहाँ पर दोनों ने दवाइयाँ दी, लेकिन सही किसी से भी नहीं हुई। अब हुआ ये करता था क्योंकि वृंदा घर की लाडली थी, छोटी बहन आ रखी थी, दोनों बहनें बहुत लाडली थी, दिल्ली से आई थी, तो मौसा मौसी और बाकी जो रिलेटिव्स थे उनका फ़र्ज़ बनता था कि भाई बच्चों का ध्यान रखना है कि इनके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। आज जो आपको मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन मिलेगा वो बहुत तगड़ा है।
अब सुनिए वृंदा के साथ हुआ क्या। इन्होंने बताया 2020 की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे घर वाले जितने भी थे, मौसा मौसी और जितने रिलेटिव थे, सब हमारी चारपाई को, दोनों बहनों की चारपाई को आपस में घेर के सो रहे थे। वृंदा की आंख लगी नहीं थी, बाकी सारे रिलेटिव सो चुके थे। वृंदा बस लेट के सामने देख रही थी। थोड़ी ही देर उनकी आंख लगी होगी, अप्रॉक्सीमेटली रात के 2:30 बजे। ये देखती हैं, जैसे इनकी आंख खुलती है वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। वो जो औरत थी उसकी अंतड़ियाँ फटी हुई थी, वो जो औरत थी उसकी आंखें लाल थी। ये जो औरत थी इसमें से काला धुआं निकल रहा था और ये औरत पूरी जीभ ज़मीन पे लटका के चलने लग रही थी। ये औरत थोड़ा सा आगे आई, उसी टाइम पर वृंदा के साथ क्या हुआ, स्लीप पैरालिसिस। वृंदा ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अक्षय पूरी ज़िंदगी में मेरे स्लीप पैरालिसिस हुआ नहीं था, मैंने आज तक सुना था, पहली बार मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस हो गया। इस औरत ने मुझे देखा, ये औरत पीछे गई दीवार की तरफ और ये उल्टा चलना शुरू कर देती है दीवार पे। मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वृंदा वहाँ पर तड़पती रही, बार बार इधर उधर देखना, भगवान का नाम लेना, लेकिन इनके हाथ पैर जकड़े रह गए। ये इससे पहले कुछ मंत्र बोल पाती, कुछ भी चैंट कर पाती। वो जो औरत थी उसने उल्टे चढ़ते चढ़ते चिल्लाना शुरू करा और वो चिल्लाना जो था उसको कंपेयर करा सीधा जो औरतों को लेबर पेन होता है, मतलब एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर औरत का पूरा शरीर टूटता है। वो औरत इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि ये लेटी लेटी ऐसी हो गई कि अब मैं क्या करूँ। इनको महसूस हो गया कि मेरे कान से खून टपकना शुरू हो चुका है। बुरी तरीके से ये छुड़वाने की कोशिश कर रही है खुद को। वो एंटिटी क्या कर रही है, बार बार ऊपर चढ़ रही है, नीचे चढ़ रही है। इन्होंने अपना पूरा दम लगा लिया, इनका शरीर नहीं हिला। अब थोड़ी ही देर में इनके राइट वाले पैर में पेन शुरू होता है। इतनी ज़ोर से हुआ जैसे मेरे पैर को कोई बुरी तरीके से काट रहा है। इन्होंने क्या करा, इनको एक गुरु मंत्र मिला हुआ है जहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली सनातन धर्म में जो चीज़ें होती हैं। इन्होंने मंत्र तो नहीं बताया, इन्होंने बताया कि मैंने मंत्र को पढ़ना शुरू करा। तीसरी बार जैसे इन्होंने मंत्र पढ़ा पूरा शरीर एकदम से इनका खुल गया। इन्होंने सोचा कि मैं अपने रिलेटिव्स को बताऊं ना बताऊं। इनको लगा कि शायद मैं सुबह बताऊंगी तो ठीक रहेगा, अभी तो बहुत हल्ला कट जाएगा। फिर दोबारा इन्होंने क्या करा, सोने की कोशिश करी और जैसे इनकी आँख खुली 2 मिनट या 5 मिनट में वो एंटिटी दोबारा वहीं पर खड़ी थी। अब ये कुछ बोलती इससे पहले क्या हुआ, फिर दोबारा इनका स्लीप पैरालिसिस स्टार्ट हो गया, पूरा शरीर अकड़ गया। और इस टाइम पर ये आंख बंद नहीं कर रही थी। इन्हें बस ये लग रहा था अगर मैंने आंख बंद करी ना, ये मेरे बगल में आके खड़ी हो जाएगी और उसके बाद ये क्या करेगी मुझे नहीं पता। ये जो औरत की आत्मा थी, ऐसा लग रहा था आज ये वृंदा को अपने साथ लेके जाएगी। फिर इन्हें लगा कि क्या ही होगा ज़्यादा, मैं अपना गुरु मंत्र पढ़ूंगी, आंखें बंद करके अपने गुरुजी को याद करूंगी, देखती हूँ ये क्या करेगी। इन्होंने आंखें बंद की। 1 सेकंड के अंदर, वृंदा ने मेंशन किया 1 सेकंड के अंदर मेरे बगल में आके वो खड़ी हो गई, घुर्राने की आवाज़ आ रही है। इन्होंने क्या करा, गुरु मंत्र पढ़ना शुरू करा। जैसे ही इन्होंने मंत्र पढ़ा, तीसरी चौथी बारे में फिर इनका शरीर खुल गया। ये उठी, इन्होंने सारे रिलेटिव्स में बोलना शुरू करा कि उठो मौसी, उठो मौसा, उठो, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये जैसे ही बेड पर खड़ी हुई सीधा नीचे जाके गिरी, क्योंकि इनके राइट वाले पैर में पेन हो रहा था और उसमें से जान खत्म हो चुकी थी। इनके कान से जो खून टपकने वाला सीन था, एक्चुअली में वो खून नहीं टपक रहा था, लेकिन इनके कान में इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा था। इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को कोई औरत खड़ी दिखी। अब भाई जब आप ऐसी बातें करते हो तो सामने वाला तो डरेगा ही। उनको ये भी पता हो कि आपके पास ये शक्तियाँ हैं कि आप चीज़ें देख सकते हो, तो घर वालों को थोड़ी सी पहले तो ऐसा लगा कि यार ये क्या बता दिया है। सबने लाइट ऑन करी। फिर उसी टाइम पर वृंदा को सीधा लेके भागे हॉस्पिटल। सबको ऐसा लग रहा था यार इसके साथ जो हुआ है ना वो सिर्फ ख्यालों में कुछ हुआ है, लेकिन जब ये हॉस्पिटल पहुंची और इनके कान का चेकअप हुआ तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि भाई इनके साथ कुछ तो हुआ है। यहाँ पर वृंदा रोक कर रिकॉर्डिंग को ये बता रही है कि अक्षय, जनता को बताना मैं 1 से 1.5 घंटे तक पैरालिसिस से निकलती रही। अगर ये 2:30 बजे हुआ तो 3:30-4 बजे तक मैं अटकी रही, और अगर ये 2 बजे शुरू हुआ तो 3:30 या 3 बजे तक मैं उस स्लीप पैरालिसिस में अटकी रही। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखी और उन्होंने साफ साफ बताया घर वालों को कि वृंदा के कान में कोई ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट छोड़े गए हैं। राइट वाले पैर पे जख्म तो नहीं थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे उस पैर के साथ कोई तो छेड़खानी हुई है।
जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं तो इनके जो मौसा मौसी थे उन्होंने घर पे फ़ोन करा कि वृंदा के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन उससे पहले एक पंडित जी के पास इन्हें सुबह सुबह ले जाया गया। वो जो पंडित जी थे उन्होंने इनसे पूछा कि क्या हुआ है। इन्होंने एक एक बात बताई कि 2016 में ये वाला हादसा हुआ, 17 में ये हुआ, 18 में मेरे को घर में दिखने लगे, 19 में बच्चे कूदने लगे और ये सारी चीज़ें बालकनी से होने लगी और 20 में मेरे साथ ये चीज़ हुई है। टर्निंग पॉइंट देखना, ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ के ऊपर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। वो जो पंडित जी है वो पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, वो चीज़ें देखना शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि एक्चुअली में तुम्हारे ऊपर काली क्रिया हुई है, तुम्हारे ऊपर टोना टोटका हुआ है। और किसने करा है? इसी औरत ने, ये जो बुजुर्ग औरत थी जिसे सब डायन बताते थे। वृंदा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वृंदा आत्माओं पे तो भरोसा करती है, लेकिन कोई देखकर दूर से टोटका कर दे, मतलब मंत्र पढ़ के ही छोड़ दे कोई चीज़, ये वृंदा को थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं था इस बारे में। जब इन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी कौन थी वो, तो पंडित जी ने बताया कि वो एक औरत है जो कुछ ही साल पहले यहाँ पर मरी थी और इसने डायन ने उसे सिद्ध कर लिया। तो तुम्हारी खूबसूरती से चिढ़कर उस डायन ने तुम्हारे ऊपर इस औरत को छोड़ दिया था। तो वृंदा ने पूछा इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? तो पंडित जी ने साफ बता दिया कि देखो हम यहाँ पर अभी उतार के रख लेंगे, क्योंकि ये आत्मा जो है ये ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उस डायन ने यहाँ पर एक रेखा बना रखी है जिस गांव से कोई भी एंटिटी उसकी परमिशन के बिना नहीं जा सकती। मतलब आप डायन की शक्ति देख रहे हैं। जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि वृंदा एक काम करो, तुम दिल्ली निकल जाओ और वहाँ पे जाके सत्यनारायण का पाठ करवाना। सत्यनारायण का पाठ जब तुम करवा लोगी अपने घर पे, तब तुम्हारे साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तब तक इस औरत की आत्मा को हम यहीं पर पकड़ के रखेंगे, जब तुम चली जाओगी तो हम छोड़ देंगे। दोनों बहनें वहाँ से रवाना हो जाती है दिल्ली के लिए। दिल्ली में आने के बाद इन्होंने अपने घर पर पूजा पाठ करवाई, सत्यनारायण जी का पाठ करवाया, जहाँ पर घर वालों को पता था कि वृंदा के साथ पंजाब में हुआ क्या है। उसके बाद वृंदा ने बताया कि मेरी ये सारी चीज़ें ठीक हुई, मैं फिर से रीडिंग देने लगी, चीज़ें ठीक हुई, लेकिन अब इन्हें थोड़ा सा डर लगने लग गया है। जैसे ये पहले बिल्कुल बेखौफ होकर घूमती थी, क्योंकि ये जो डर इन्हें लगने लगा ये महसूस किया इन्होंने कब, जब पंजाब में ये जो घटना हुई थी तब। वहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया कि पहली बार अक्षयमा ने डर को बहुत करीब से देखा है। भरोसा तो इन्हें हो गया कि हाँ भाई टोना टोटका होता है, लेकिन इन्हें आज भी भगवान से ऊपर कोई समझ नहीं आता। और यही हमारी खुद की जो है एक सोच है कि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। पर मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में जो इन्होंने बताया कि ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, भगवान पर ध्यान लगाओ, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ बहुत दमदार बोली कि जब आप कमज़ोर पड़ते हो ना, आपका ऑरा वीक होता है और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है नेगेटिव एंटिटी से, तभी आपके ऊपर धावा बोलते हैं। जो चीज़ ये बार बार हाईलाइट कर रही है ऑरा ऑरा ऑरा, ये वो चीज़ है जहाँ पर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं और अपने आगे पीछे एक शील्ड बना के चलते हैं। वो भरोसे की शील्ड होती है, वो आपके ऑरा होता है, जहाँ पर आपको महसूस होता है कि मैं किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं पड़ने दूंगा, चाहे कोई भी हो। तो अपने भगवान पे यकीन रखिए, खुद पे यकीन रखिए कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। इसी के बाद ये पूरा रियल इंसिडेंट ख़त्म होता है, जहाँ पर वृंदा ने हर किसी को यही समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान को इतना मानो कि उनके आगे किसी और की शक्ति हावी ना पड़े। इनके साथ जो हुआ वो डायन ने करा। और कुदरत की बात देखो, जब भी हम ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं जहाँ डायन की बात हो रही हो, कहते हैं जब भी हम डायन की बात करते हैं तो वो कान लगा के सुन रही होती है।